गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिजिक्स में चैप्टर 3 जो हमारा एनसीईआरटी का है वैद्युत धारा, वो वैद्युत धारा आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो देखिए, वैद्युत धारा की बात करने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारे पास अगर हम मटेरियल्स की बात करें, कोई भी जो चीज होती है उसकी हम बात करें तो हम उसे दो प्रकार में बांट सकते हैं, चालक और कुचालक। यदि हम किसी भी मटेरियल की बात करें तो वो चालक या फिर कुचालक को आप अचालक भी बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं कंडक्टर और इसको आप बोलते हैं इंसुलेटर। तो किसी भी हम मटेरियल की बात करें तो हम मटेरियल को दो भाग में बांटते हैं, या तो वह चालक होगा या तो वह कुचालक होगा। हालांकि आपको पता है कि तीसरा एक पार्ट हमारे पास सेमीकंडक्टर भी होता है, लेकिन हम अभी सेमीकंडक्टर की बात नहीं करेंगे। हम जो भी चीज हमारे पास है उसे क्या करेंगे, उसे दो भागों में बांटेंगे। पहले को हम कंडक्टर बोलेंगे और दूसरे को हम इंसुलेटर बोलेंगे। तो कंडक्टर का सिंपल सा मतलब है वैसी चीजें जो कंडक्ट कर सकें या जो अपने थ्रू वैद्युत धारा को बहने दे। ठीक है, यदि कोई अपने थ्रू वैद्युत धारा को बहने दे रहा है, किसी मटेरियल के थ्रू वैद्युत धारा जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बह जा रही है, वो फ्लो कर जा रही है, तो हम उसे चालक या कंडक्टर बोलेंगे। और यदि वैद्युत धारा, जैसे चालक आपका नॉर्मली क्या होता है, मेटल्स, जो भी आपकी धातु होती है वो सारे क्या होते हैं, वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, वो सारे आपके मेटल्स कहलाते हैं। मतलब मेटल्स जो है वो कंडक्टर होते हैं, उनमें आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकती है। और यदि आप कुचालक की बात करें, यदि आप किसकी बात करें, कुचालक या इंसुलेटर की बात करें, तो इसमें जो है वो कोई भी आपकी आवेश या कोई भी आपका करंट जो है वो फ्लो नहीं कर पाता है। इसका यदि एक आप एग्जांपल लेंगे तो वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, मतलब लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई, ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, कुचालक। तो हमें सबसे पहले यह समझना है कि किसी चीज में ऐसा क्या होता है कि उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा फ्लो कर जाती है, जबकि दूसरे चीज के थ्रू जो है वो वैद्युत धारा फ्लो नहीं कर पाती है। तो हम यह कहते हैं कि यदि कोई कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर सकता है, ये बड़े आसानी से फ्लो कर सकता है, जिसके कारण ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बड़े आसानी से फ्लो करेगा, जिसके कारण कंडक्टर्स में, चालक में वैद्युत धारा बह सकती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकती है। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस हो जाता है किसमें, इंसुलेटर्स में। ऐसा नहीं है कि जो कुचालक है उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज जो है वो किससे बनी है, किसी भी चीज का, किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा पार्ट है, किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट है वो आपका अणु है, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। और एटम जो है वो किससे बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही क्या बना है, कोई भी मैटर बना है, कोई भी पदार्थ जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि किसी कुचालक में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो हर चीज के पास है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके कारण वह क्या कर रहा है, वह चालकता नहीं दर्शा रहा है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास दो टाइप के मटेरियल्स हैं, एक जिसमें करंट फ्लो कर जाए जिसे हम कंडक्टर बोलेंगे, एक जिसमें वैद्युत धारा बह सके उसे हम चालक बोलेंगे, और दूसरी जिसमें वैद्युत धारा ना बह सके, दूसरी जिसमें आपकी क्या है, वैद्युत धारा ना बह सके, उसे कुचालक बोलेंगे। या फिर एक ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ना करे उसे आप क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो हम वैद्युत धारा की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, वह इलेक्ट्रिक करंट क्या है। वैद्युत धारा जिसकी हम बात कर रहे हैं वह इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल सा एक डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वह आवेश का बहाव है, या फिर आवेश के बहाव का दर है। यदि एक आवेश किसी भी चीज में बह रही है, एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, तो उसमें एक वैद्युत धारा बहेगी, जिसका कि सूत्र होता है I बराबर Q बटे T। धारा बराबर क्या हो गया, आवेश बटे समय। अगर आप यहाँ पे धारा की SI मात्रक
की बात करें, जो आपकी एसआई यूनिट होती है, तो इसको आप एम्पियर कहते हैं। और 1 एम्पियर बराबर जो होता है वो आपका 1 कूलम बटे 1 सेकेंड होता है। 1 एम्पियर जो है वो आपका क्या होता है, 1 कूलम्ब बटे 1 सेकेंड होता है। यह सवाल कभी कभी पूछा भी जाता है कि 1 एम्पियर का मान किसके बराबर होता है, तो 1 कूलम्ब बटे 1 सेकेंड के बराबर होता है। यदि 1 कूलम्ब का आवेश 1 सेकेंड के लिए किसी चालक में बहे तो 1 एम्पियर का धारा बहता है वहां से। तो हमारे पास यह बात आ गई धारा की। यहीं पे यदि आप इसमें क्या कर दें, आप इसे लिखना चाहें तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि I बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जो आवेश में बदलाव है और बटे जो समय में बदलाव है। यदि आप यहां पे डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर देंगे तो I बराबर हो जाएगा डी क्यू बटे डी टी। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। यहां पे जैसे ही हमने I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिखा या I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखा, वैसे ही हमें समझ में आया कि यदि हम Q और T आवेश और समय का ग्राफ बना लें तो हमारे पास आवेश समय के ग्राफ का ढाल QT ग्राफ का स्लोप क्या देगा, हमें करंट देगा। तो आइए देखते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि यदि हम आवेश समय का ग्राफ बनाएं तो आवेश समय के ग्राफ बनाते समय हम समय को हमेशा x अक्ष पर रखेंगे और आवेश को हमेशा y अक्ष पर रखेंगे। x अक्ष पर समय को रखना जो है वह नियम नहीं है। x अक्ष पर आप आवेश भी रख सकते हैं लेकिन x अक्ष पर रखना कोई नियम नहीं है। यदि आप x अक्ष पर समय नहीं भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कन्वेंशन है, ठीक है। एक क्या है, एक कन्वेंशन है कि ये चीजें ऐसी ही होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम x अक्ष पर समय रख देते हैं और y अक्ष पर क्या रख देते हैं, आवेश रख देते हैं। और कभी भी यदि आपने क्या कर दिया, एक ग्राफ बना दिया जो कि क्या है, आवेश और समय के बीच में है, तो इस ग्राफ का जो ढाल होगा, ढाल जिसको कि आप क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, तो जो ढाल होगा, ढाल का सूत्र है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। स्लोप का फॉर्मूला आपका y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। और यदि आप इसे लिखें तो y2 का मान क्या है, q2 माइनस q1 बाई x2 माइनस x1, या फिर यह क्या आ गया, डेल्टा q बाई डेल्टा t। या t2 माइनस t1 को हम क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम t2 माइनस t1 लिख सकते हैं। तो यह क्या आ गया, डेल्टा q बाई डेल्टा t, और जो किसके बराबर है, I के बराबर है। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला Q2 ग्राफ का ढाल को हम क्या बोल रहे हैं, स्लोप। QT ग्राफ का ढाल हमें धारा देगा। तो एक नई चीज हमने यहां पर सीख ली कि यदि आवेश और समय का ग्राफ है और उसका हम ढाल निकाल दें तो हमें क्या पता चल जाएगी, हमें वैद्युत धारा पता चल जाएगी। कभी कभी इस कॉन्सेप्ट पे भी हमारे पास वैद्युत धारा से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यदि ये जो सूत्र हमने लिया है I बराबर डी क्यू बटे डी टी, जो सूत्र हमारा है धारा बराबर आवेश बटे समय, इसे हम थोड़ा सा क्या कर दें, परिवर्तित कर दें। इस सूत्र को हम थोड़ा सा परिवर्तित कर दें, मतलब हम लिख दें I बराबर डी क्यू बटे डी टी को कुछ ऐसे कि डी क्यू बराबर I इंटू डी टी। यह डी टी हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया और क्योंकि I के नीचे कुछ भी नहीं था तो क्या रह गया, डी क्यू रह गया। और अब आप यहां पे इंटीग्रेशन लगा दें, यहां पर दोनों तरफ क्या लगा दें, इंटीग्रेशन लगा दें। तो इंटीग्रेशन डी क्यू जो होगा वो आपका क्यू आ जाएगा और क्यू बराबर क्या आ गया, इंटीग्रेशन आई डी टी। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि यदि हम धारा और समय का ग्राफ बनाएं, फिर से धारा और समय बनाएंगे, तो समय हम x अक्ष पर रखने की कोशिश करेंगे और धारा को y अक्ष पर रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नहीं भी रखें तो कोई
दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें रखना चाहिए, ये कन्वेंशन है बेसिकली। तो कभी भी आप एक धारा और समय का ग्राफ बना लें तो इसके भीतर जो क्षेत्रफल होगा, जो एरिया अंडर कर्व होगा, ठीक है, क्या होगा, एरिया अंडर कर्व, वह क्या देगा, वह आपका कर्व कौन सा, आईटी ग्राफ, वह आपका क्या देगा, क्यू देगा, आवेश देगा। मतलब अगर आप क्यूटी ग्राफ बनाए तो आई आएगा, समझिएगा, अगर आप क्यूटी ग्राफ बनाएं तो क्या आएगा, आई आएगा। और यदि आप क्या बनाएं, यदि आप आईटी ग्राफ बनाएं तो उसका क्षेत्रफल, क्यूटी ग्राफ का ढाल निकालना है, सोप निकालना है, तो करंट आएगा। और यदि आप आईटी ग्राफ बनाएंगे तो उसका क्षेत्रफल निकालना है तो आवेश आएगा। मतलब धारा समय ग्राफ बनाएंगे तो आपको क्या आएगा, आवेश आएगा। तो इसे आप कॉपी कर लीजिएगा। अब यदि हम वैद्युत धारा की बात करें, ठीक है, समझिएगा, यदि हम वैद्युत धारा की बात करें तो वैद्युत धारा जो है वह इलेक्ट्रॉन, वह आवेश का बहाव है। और आवेश हमें पता है कि आवेश, कौन सा आवेश फ्लो करेगा, तो आवेश हमेशा जो ऋणात्मक आवेश है या फिर जो इलेक्ट्रॉन है, वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वह इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, वह इलेक्ट्रॉन बहेगा। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की जो दिशा है वह हमें वैद्युत वाहक बल बतलाएगा, ईएमएफ बतलाएगा या फिर विभवांतर बतलाएगा। वैद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर हम आगे देखेंगे, अभी हम इन दोनों को समान मान लेते हैं। तो हमने बोला कि यदि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की एक निश्चित दिशा होगी और यह दिशा जो है वो विभवांतर या वैद्युत वाहक बल बतलाएगा। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन के पास एक दिशा है तो करंट के पास जो वैद्युत धारा है उसके पास भी दिशा है। लेकिन वैद्युत धारा जो है, जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि है लेकिन फिर भी क्या है, इसके पास दिशा है, स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, फिर भी इसके पास दिशा है। तो ऐसा क्यों कि दिशा होने के बाद भी यह अदिश है, क्योंकि यह सदिश बीज गणित जो आपकी क्या है, वेक्टर अलजेब्रा है, यह वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, सदिश बीज गणित के नियमों का पालन नहीं करता है। तो वैद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसमें दिशा होती है। और दिशा होने के बावजूद भी यह अदिश क्यों है, यह स्केलर क्यों है, क्योंकि यह सदिश बीज गणित के, यह क्या करता है, सदिश बीज गणित के नियमों का पालन नहीं करता है, नियमों का पालन नहीं करता है, नहीं करता है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपकी क्या है, जो भी आपकी वैद्युत धारा है वह एक अदिश राशि है, वह एक स्केलर क्वांटिटी है और दिशा है इसके पास, लेकिन फिर भी स्केलर क्यों है, फिर भी अदिश क्यों है, क्योंकि यह सदिश बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारा जो वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा के बारे में हमें इतनी ही चीज पढ़नी थी कि वैद्युत धारा का जो सूत्र है वह आवेश बटे समय है। वैद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। एक एम्पियर को यदि आप लिखना चाहें तो 1 कूलम्ब बटे 1 सेकंड लिख सकते हैं। और यदि आप आवेश समय का ग्राफ बनाए तो आवेश समय का ग्राफ का ढाल आपको क्या देगा, आपको वैद्युत धारा देगा। यदि आप वैद्युत धारा और समय का ग्राफ बनाए तो ग्राफ का क्षेत्रफल आपको वैद्युत आवेश देगा, क्यू देगा। और जो आपकी वैद्युत धारा है वह दिशा होने के बाद भी अदिश राशि है। क्यों है अदिश राशि? क्योंकि यह सदिश बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करती है।
तो ये हमारे पास जो भी हमारा क्या है, वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा के बारे में, वैद्युत धारा आखिर है क्या, यह हमें पढ़ना है। एक सूत्र और हम वैद्युत धारा का यहाँ पर निकाल सकते हैं, यदि आपको याद हो, I बराबर Q अपॉन T, अभी अभी हमने यह सूत्र लिखा था। और पहला जो हमने चैप्टर पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में, उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, क्वांटाइजेशन। उसमें हमने एक चीज पढ़ा था, क्वांटाइजेशन, जिसका सूत्र होता था Q बराबर NE। तो यदि आप I का एक और सूत्र बनाना चाहें तो आप यहां से I बराबर NE बटे T भी लिख सकते हैं। हालांकि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन जो भी आप मात्रक देखेंगे उस मात्रक में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप एक और सूत्र यहां पर लिख सकते हैं, I बराबर NE बटे T। तो चलिए इसी पर आधारित एक प्रश्न करते हैं, इसी सूत्र पर आधारित एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न लिखिएगा, किसी चालक तार AB में, किसी चालक तार AB में 10 के पावर 9 मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसी चालक तार AB में 10 के पावर 9 मुक्त इलेक्ट्रॉन A से B तक, A से B तक 10 के पावर -3 सेकंड में पहुंचते हैं। A से B तक 10 के पावर -3 सेकंड में पहुंचते हैं। वैद्युत धारा का मान ज्ञात करें, वैद्युत धारा का मान ज्ञात करें। धारा की दिशा भी बतलाएं, वैद्युत धारा का मान ज्ञात करें और धारा की दिशा भी बतलाएं। वैद्युत धारा का मान जिसका भी आ जाए वह चैट सेक्शन में बतलाएं। वैद्युत धारा का मान यदि किसी का आ गया है तो चैट सेक्शन में बतलाएं। चलिए, तो यदि आप वैद्युत धारा की बात करें तो वैद्युत धारा होता है I बराबर Q बटे T, और यहाँ पे Q का मान जो हम रखेंगे वो NE बटे T रखेंगे। N का मान यहाँ पे हमें दिया हुआ है 10 के पावर 9, तो हम यहाँ 10 के पावर 9 गुने 1.6 गुने 10 के पावर -19 बटे 10 के पावर -3। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह जो होगा वह 1.6 गुने 10 के पावर -7 एम्पियर होगा। देखिए 9 और -19 जो है वो -10 हो जाएगा, और यह -3 ऊपर जाकर के +3 होगा, तो यह 1.6 गुने 10 के पावर -7 एम्पियर होगा। तो यह जो है वो वैद्युत धारा का आपने क्या कर लिया, वैद्युत धारा का मान निकाल लिया। अब बात की गई है वैद्युत धारा के दिशा की। तो वैद्युत धारा के दिशा की जब हम बात करेंगे तो वैद्युत धारा की जो दिशा है वह हमेशा आपके जो भी ऋणात्मक आवेश हैं उसके बहाव के उल्टा होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में भी जा रहे होंगे उस दिशा से उल्टी दिशा में वैद्युत धारा की दिशा होगी। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, ए से बी तक, तो जो धारा है वह धारा किधर जाएगी, बी से ए तक जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें क्या याद रखना है, हमें यह याद रखना है कि आपके पास वैद्युत धारा की जो दिशा है वह इलेक्ट्रॉन के दिशा के हमेशा ही विपरीत है। जो भी आपकी इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाएगी उसके विपरीत दिशा में वैद्युत धारा जाएगी।
तो ये एक छोटी सी बात आपको यहाँ दिशा के लिए। बहुत जगह ऐसा भी बोला जाता है कि जो धनात्मक आवेश है उसी की दिशा में, मतलब यदि आप बोल दें कि कोई पॉजिटिव चार्ज मूव कर रही है तो जिस दिशा में वह पॉजिटिव चार्ज व धनात्मक आवेश मूव कर रही है, चल रही है, उस दिशा में वैद्युत धारा की दिशा होगी, या फिर किस दिशा में होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा से विपरीत दिशा में आपकी क्या होगी, आपकी वैद्युत धारा की दिशा होगी। इलेक्ट्रॉन से विपरीत और ऋणात्मक धनात्मक आवेश के साथ, तो दो दिशाएं हैं, या तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत या प्रोटॉन के साथ। तो ये दो दिशाएं जो है वह आप याद, मतलब दोनों एक ही दिशा है, तो यह दिशा आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का याद कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही याद करने में चूंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत जो है वह वैद्युत धारा का बहाव होता है। जो भी आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसके विपरीत में वैद्युत धारा का बहाव होता है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं थोड़े से चीजों की कि हमारे पास क्या है, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चालक है, तो हमें पता है चालक में चालकता क्यों आती है, कंडक्टर में आखिर करंट फ्लो क्यों करता है। तो अभी अभी हमने देखा कि कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके कारण कि आपके पास क्या होगा, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। वैद्युत जो आपकी चालकता है वह चालकता चालक में किसके कारण आएगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, अगर आप एक लोहे का टुकड़ा पकड़ लें तो लोहे के टुकड़े में पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन है, पहले से मुक्त इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यदि उसमें पहले से करंट फ्लो कर रहा होता तो हम लोहे के टुकड़े को जैसे ही पकड़ते तो हमें इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ही आप तार पकड़ेंगे तो आपको शॉक लगता है, मतलब अगर तार आप लगा के पकड़ेंगे सॉकेट में तो आपको शॉक लगेगा। तो वैसे ही यदि किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो कर रहा है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तो उस चालक में हमेशा ही से है, ठीक है, कोई भी ऐसा चालक नहीं है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यदि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा से ही है तो फिर हमें उस चालक को पकड़ने पे करंट क्यों नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस बात को हम देखते हैं। मान लीजिए हमने यहां पर क्या लिया, हमने यहां पर एक चालक का टुकड़ा ले लिया, एक कंडक्टर का टुकड़ा ले लिया, इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि अपने किसी भी दिशा में चल रहे हैं। बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं जो कि किसी भी दिशा में क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। और क्योंकि इनकी जो दिशा है वो क्या है, कोई भी दिशा है, इनकी दिशा जो है वो निर्धारित नहीं है, इनकी दिशा क्या है, रैंडम दिशा है, किसी भी दिशा में यह चल रहे हैं। तो फाइनली ये सारे वेग आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल हो जाते हैं। इनमें कोई भी आपका क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, अगर आप किसी एक प्रॉपर क्रॉस सेक्शन, एक क्षेत्रफल को कंसीडर करेंगे, यहां पर मान लीजिए आपने एक क्षेत्रफल मान लिया, तो इस क्षेत्रफल में जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का बहाव हुआ ही नहीं, ठीक है। आपके पास पहले 10 रुपए थे, आपने अपने दोस्त को 2 रुपए दे दिया, लेकिन वापस आपको आपके घर वालों ने 2 रुपए दे दिया, तो आपके पास रुपए तो 10 ही रह गए। तो हालांकि आप बोलेंगे कि आप में क्या हुआ, आप में रुपयों का बहाव हुआ, लेकिन आपके पास जो रुपए है वो क्या है, स्थिर है। वही चीज यहां पर भी हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन आपस में इधर उधर जा रहे हैं, तो किसी भी क्षेत्रफल से किसी भी समय जितने इलेक्ट्रॉन एक तरफ जा रहे हैं उसके विपरीत भी उतने ही इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं, जिसके कारण हमें इलेक्ट्रॉन के बहाव का पता चल ही नहीं पा रहा है। और इस कारण से कभी भी आप चालक को अपने हाथों में पकड़ते हैं तो उसके अंदर वैद्युत धारा का बहाव आपको पता नहीं चलता है। अब इस वैद्युत धारा के बहाव को पता चलाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसमें लगा देंगे एक बाहरी वैद्युत क्षेत्र। तो पहले ये जो इलेक्ट्रॉन आवारों की तरह इधर उधर घूम रहे थे, वह इलेक्ट्रॉन अब क्या हो जाएंगे, बाहरी वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद, ये अभी बाहरी वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया हमने, यहां पर क्या कर दिया, हमने यहां पर बाहरी वैद्युत क्षेत्र लगाया, तो सारे इलेक्ट्रॉन वैद्युत
जो आपका क्षेत्र होगा उसकी विपरीत दिशा में, क्योंकि हमें पता है कि बाहरी जो क्षेत्र है वह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पर अपने से विपरीत दिशा में बल लगाएगा, तो यह सारे इलेक्ट्रॉन अब एक ही दिशा में बहने लगेंगे। मतलब अब इस चालक में एक धारा बहने लगेगी, जो धारा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के बहाव के विपरीत दिशा में होगी। अभी अभी हमने देखा था कि धारा की जो दिशा होगी वह दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होगी। तो जब हम एक बाहरी वैद्युत क्षेत्र यहां पर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, वह अब किसी भी दिशा में ना जाकर एक निश्चित दिशा में जाते हैं, जिस निश्चित दिशा में हर इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण एक वैद्युत जो आपकी धारा होती है वह वैद्युत धारा हमें पता चल पाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से जा रहे होंगे उस वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। मतलब अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कौन सा वेग है, अनुगमन वेग वह वेग है जो इलेक्ट्रॉन, जिस वेग से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, कब, बाहरी वैद्युत क्षेत्र के इन्फ्लुएंस में। जब आप बाहरी वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो चालक के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक निश्चित दिशा में एक वेग से चलेंगे, जिस वेग को आप क्या बोलेंगे, अनुगमन वेग बोलेंगे। तो अनुगमन वेग के बारे में अब हमें पढ़ना है, तो आइए देखते हैं कि अनुगमन वेग जो है वह अनुगमन वेग क्या होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक चालक का टुकड़ा है जिसमें कि क्या है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पहले क्या चल रहे हैं, u1 u2 un जैसी इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। तो क्या करना है, चालक में n इलेक्ट्रॉन है, चालक में n इलेक्ट्रॉन है जिनकी प्रारंभिक वेग क्या है, जिनकी प्रारंभिक वेग u1 u2 डॉट 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 un है। मतलब पहला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रारंभिक वेग u1 है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रारंभिक वेग u2 है। ऐसे करते करते जो nth इलेक्ट्रॉन होगा उसकी प्रारंभिक वेग un है। तो यदि आप कुछ समय बाद, क्योंकि आपने इसमें क्या लगाया, आपने इसमें बाहरी वैद्युत क्षेत्र लगाया, जो वैद्युत क्षेत्र इन पर क्या करेगा, बल लगाएगा, और बल के कारण कोई त्वरण होगा। तो आप क्या करेंगे, आप अगर V1 निकालना चाहेंगे तो ये U1 प्लस AT1 हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू U2 प्लस AT2 हो जाएगा, और ऐसे करते करते Vn बराबर क्या हो जाएगा, UN प्लस ATN। ठीक है, सूत्र हमने कौन सा लगाया, हमने गति का पहला समीकरण लगाया, v बराबर u प्लस AT, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणे समय। ठीक है, तो हर इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग जो है वो हमने निकाल लिया, और यदि हम इन सब को योग कर दें तो यह v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn बराबर u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un प्लस a T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn, ये हो गया। इन सभी को हमने क्या कर दिया, इन सभी को हमने योग कर दिया, इन सभी को हमने जोड़ दिया, तो ये सारे के सारे जुड़ गए। यदि आप इनमें n से भाग दे दें, n से भाग दे दें, क्यों दे दें, क्योंकि हम औसत निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं, औसत निकालना चाह रहे हैं। तो इस औसत वेग को, यह V1 V2 Vn वेग कब है, जब आपने वैद्युत क्षेत्र लगा दिया, और वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद जो वेग आता है उस वेग को आप क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। और यह जो वेग है यह क्या है, यह सभी इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि अलग अलग वेग से जाएंगे, तो हम उनका एक क्या निकाल लेते हैं, औसतन वेग निकाल लेते हैं। कब, तो इसे हम क्या बोल दें, अनुगमन वेग। यदि इसे देखें तो हमने अभी अभी देखा था कि जब आप यहां देख रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर प्रारंभिक दशा में सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वह किसी भी दिशा में चले जा रहे हैं, कोई निश्चित दिशा नहीं है, जिसके कारण उन सब के वेगों का औसत शून्य है। तभी तो नॉर्मल कंडीशन में चालक पे कोई भी धारा नहीं बह रही है। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको यह ध्यान देना है कि जो भी आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, जो भी आपकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, उनका औसत क्या है, शून्य है। तो यह शून्य प्लस a, और इस समय के औसत को हम यहाँ टाउ बोल देते हैं।
जिसे आप श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। इसे आप क्या बोलते हैं? टाउ बोल देते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं? श्रांति काल। टाउ आपका क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, जिसे हिंदी में आप क्या बोल रहे हैं? श्रांति काल। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर अनुगमन वेग का एक सूत्र आ गया, वीडी बराबर ए टाउ। वीडी बराबर क्या आ गया? ए टाउ। तो सूत्र लिख लेते हैं अनुगमन वेग का हमारे पास, वीडी बराबर ए टाउ। यदि आप ए की बात करें तो ए आपका त्वरण है, और त्वरण जो है वो बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। और यदि आप बल, यहां बल कौन लगा रहा है? यहां बल बाहरी वैद्युत क्षेत्र लगा रहा है। तो पहला चैप्टर अगर आप याद करें तो E बराबर F बटे क्यू नॉट, तो F बराबर क्यू नॉट गुने E। यहां किस पर बल लग रहा है? इलेक्ट्रॉन पर, तो क्यू नॉट का मान E इंटू E। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगता है वह क्या लगता है? वह बाहरी वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, तो बल बराबर क्या हो जाएगा? माइनस E गुने E। छोटा ई जो है वह इलेक्ट्रॉन के लिए है, और बड़ा ई जो है वह वैद्युत क्षेत्र के लिए है। तो यहां पर आप यदि बल के जगह माइनस ई गुने ई लिख दें तो यह इक्वल किसके हो जाएगा? एम ए के। और जो त्वरण का मान है वह माइनस ई बाई एम हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें हमने क्या किया है? इसमें हमने त्वरण का मान लगाया है। त्वरण का मान निकालने के लिए हमने दो सूत्र लिखे हैं। पहला सूत्र लिखा है F बराबर ma, और दूसरा सूत्र जो हमने लिखा है वह आपने कहां से लिया है? आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी में हमने पढ़ा था कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, वह वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है वह बल बटे आवेश है। तो ये हमने त्वरण का मान, और इस त्वरण के मान को यदि हम अनुगमन वेग के मान में रख दें तो अनुगमन वेग क्या हो जाएगा? अनुगमन वेग जो है वह हो जाएगा आपका वीडी बराबर ए टाउ, या फिर माइनस ई टाउ बटे एम। यह क्या हो गया? आपका अनुगमन वेग हो गया। तो इस ही वेग से क्या होगा? इस ही वेग से आपके पास जो कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉन होगा वह इलेक्ट्रॉन चलेगा। कब चलेगा इस वेग से? जब आप एक बाहरी वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे। जब आप एक बाहरी वैद्युत क्षेत्र में चालक को रखेंगे तो चालक के अंदर जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वह एक अनुगमन वेग से चलेंगे, जिस अनुगमन वेग का जो मान है वह है माइनस ई टाउ बटे एम। यदि यहां देखें तो यह अनुगमन वेग एक सदिश राशि है और ई एक सदिश राशि है, तो यह माइनस साइन यह दर्शा रहा है कि अनुगमन वेग और बाहरी वैद्युत क्षेत्र, फिर से ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहां दो ही सदिश राशि हैं, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो माइनस साइन यह दर्शा रहा है कि अनुगमन वेग जो है वह वैद्युत क्षेत्र तीव्रता से विपरीत दिशा में जाएगा। और यह हमें पता है कि यदि आप वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लगाएंगे, बाहरी वैद्युत क्षेत्र में किसी चालक को रखेंगे, तो चालक के जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के विपरीत दिशा में चलेंगे। और किस वेग से चलेंगे? अनुगमन वेग से चलेंगे। टी जो है वो यहाँ पर हमारा शांति काल है। शांति काल का मतलब रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे हैं। तो होगा क्या? देखिए समझिए कि यदि यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वह अनुगमन वेग से एक ही दिशा में चलने लगे, तो यह इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? टकराव भी करेंगे। यदि ये सारे के सारे वेग से चले एक ही दिशा में तो यह इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? टकराव करेंगे। तो किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के दो टकराव के बीच का जो समय है वह समय को हम शांति काल या रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। फिर से समझेंगे, शांति काल क्या है? यदि अनुगमन वेग से सारे इलेक्ट्रॉन चलने लगे तो वह आपस में टक्कर, कॉलिजन करेंगे, तो दो टक्कर के बीच का जो समय होगा उसे ही हम शांति काल कहेंगे। यदि हम अनुगमन वेग के सूत्र को हम और आगे बढ़ाना चाहें तो हम इसे बढ़ा सकते हैं ई टाउ बटे एम। आपने पहले ही पढ़ रखा है कि ई गुने आर बराबर वी, तो
E का मान यदि आप लिखना चाहें तो V/R लिख सकते हैं। यहाँ R जो होती है वो दूरी होती है, बट यहाँ पे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम चालक की लंबाई ले रहे हैं, तो हम E को V/L लिख सकते हैं। तो अनुगमन वेग का एक नया सूत्र आ जाएगा eV/τ/ml। ये एक और सूत्र आ गया किसका, अनुगमन वेग का। तो अनुगमन वेग का हमें सिर्फ एक ही सूत्र याद रखना होता है, E/τ/m। बाकी जो सूत्र है वो सूत्र आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। तो आप इसे अनुगमन वेग को एक बार देख लें, कॉपी कर लें, और यदि किसी को कोई भी दिक्कत है अनुगमन वेग में तो आप पूछ सकते हैं। ये फॉर्मूले कॉपी कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अनुगमन वेग पर ऐसा देखा गया है कि जनरली एक क्वेश्चन जो है वह पूछा ही जाता है। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। हमें पता है कि जब हम बाहरी विद्युत क्षेत्र लगाएंगे अनुगमन वेग होगा, इलेक्ट्रॉन एक दिशा में जाएंगे सारे के सारे, और एक दिशा में इलेक्ट्रॉनों के जाने के कारण क्या होगा, एक दिशा में इलेक्ट्रॉनों के जाने के कारण यहाँ पर कोई विद्युत धारा बहेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कोई वैद्युत धारा बहेगी। तो वैद्युत धारा और अनुगमन वेग का भी तो आपस में कोई संबंध होता होगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत धारा तभी तो बह रही है जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप अनुगमन वेग की बात कर रहे हैं। तो अनुगमन वेग की और वैद्युत धारा की अब हमें क्या करना है, संबंध को ज्ञात करना है। तो जो वैद्युत धारा होती है I, वह I बराबर होती है NeAVD। I बराबर क्या होती है, NeAVD। ध्यान दीजिएगा, जो आपकी वैद्युत धारा है वह वैद्युत धारा का सूत्र अनुगमन वेग के संबंध में क्या हो जाता है, I बराबर NeAVD। जहां N जो है आपको पता होना चाहिए, N जो है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E जो है वह इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। E का मान हमेशा फिक्स ही होता है, इसे लिख लेंगे। N जो है वह क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, की संख्या। ठीक है, E का मान आपको पता ही होता है, यह 1.6 गुने 10 के पावर -19 होता है। A जो है वह आपका क्या है, क्षेत्रफल है, और Vd जो है वह क्या है, वह अनुगमन वेग है। और I आपको पता है, I आपकी वैद्युत धारा है। तो यह वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच एक संबंध है। तो इसी सूत्र पर आधारित एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न लिखिएगा, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10 के पावर -7 मीटर स्क्वायर है। 10 के पावर -7 मीटर स्क्वायर है। 10 के पावर -7 मीटर स्क्वायर है, तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुने 10 के पावर 28 प्रति मीटर क्यूब है। 2 गुने 10 के पावर 28 प्रति मीटर क्यूब है, प्रति मीटर क्यूब है। यह बेसिकली इलेक्ट्रॉनों का घनत्व दिया हुआ है कि आपके 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2 गुने 10 के पावर 28 है, यहाँ 2 गुने 10 के पावर 28, यह आपको n का मान दिया गया है। और बोला जा रहा है तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है।
अनुगमन वेग ज्ञात करें। आई जो है आपको दिया हुआ है 3.2 एम्पियर। आपसे क्या पूछा जा रहा है? अनुगमन वेग पूछा जा रहा है, वीडी का मान पूछा जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा जा रहा है। 2 मिनट का समय आप लोगों के पास, यदि किसी का उत्तर आए तो आप चैट सेक्शन में बतला सकते हैं। यदि किसी का अनुगमन वेग का उत्तर आया है तो आप चैट के माध्यम से बतलाएं। यहाँ पर सीधे जो सूत्र है I बराबर NEAVD, आप वह सूत्र लगा सकते हैं। E का मान आपको पता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 होता है। बाकी सारी चीजों जो सूत्र में इस्तेमाल की जा रही हैं उनका मान आपको सवाल में दिया गया है। एक ही आपके पास राशि है अनुगमन वेग जो कि आपको पता नहीं है, तो आप सूत्र में वैल्यू रख करके अनुगमन वेग का आंसर बतला सकते हैं। चलिए, तो ये जो हमारा है, हमारा सूत्र तो यही रहेगा I बराबर NEAVD। तो हम I बराबर NEAVD में रखते हैं मान, तो 3.2 10 के पावर -2 एक उत्तर आ रहा है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए 3.2 बराबर n का मान यहाँ 2 गुने 10 के पावर 28 दिया हुआ है। E का मान 1.6 गुने 10 के पावर -19 दिया हुआ है। A का मान 10 के पावर -7 दिया हुआ है और यहाँ VD है। तो VD का जो मान है वह क्या हो जाएगा? देखिए 3.2 बटे 2 गुने 1.6 गुने 10 के पावर 28 गुने 10 के पावर -19 गुने 10 के पावर -7। यहां से 3.2 तो ये कैंसिल हो जाएगा। पावर जो हमारे पास बचेगा वह देखें क्या आएगा? वह आएगा 1 बटे 10 के पावर 28 गुने 10 के पावर -26, जो कि आएगा 1 बटे 10 के पावर 2, जो कि ऊपर आपका आ जाएगा 10 के पावर -2। तो अनुगमन वेग हमारा क्या गया? 10 के पावर -2। तो जो उत्तर था 10 के पावर -2 वह उत्तर सही है। तो यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कर लेना है? सिर्फ और सिर्फ आपको सूत्र में सारे वैल्यूज रख देने थे, जहां पे कि आपका क्या आ जाएगा? जहां पर आपका उत्तर आ जाएगा। इसी पर आधारित हमारा एक और नई राशि आती है, जिस राशि के बारे में हमें पढ़ना है। एक नई राशि आती है जिसे हम बोलते हैं धारा घनत्व। हमारी नई राशि है धारा घनत्व। जिस धारा घनत्व के बारे में हमें क्या करना है? हमें पढ़ना है। तो धारा घनत्व समझते हैं। धारा घनत्व क्या है? धारा घनत्व का सीधा सा मतलब यह है कि यदि चालक में धारा I चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A में एक समान रूप से बहे, तो धारा घनत्व जो है वह I और A का रेशियो है, अनुपात है। मतलब धारा एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो आपका क्या है? रेशियो है, अनुपात है, उसे आप धारा घनत्व बोलेंगे। तो आपके पास यहाँ पर जो सूत्र आता है वह आता है J बराबर I बटे A, जहां I जो है यह आपका क्या है? धारा बटे क्षेत्रफल।
धारा घनत्व को आप किससे दर्शा रहे हैं? धारा घनत्व को आप J से दर्शा रहे हैं। यदि आप इसे और आगे करें तो आप I बराबर J गुने A लिख सकते हैं, या फिर आप I बराबर J A cos थीटा लिख सकते हैं, जिसका मतलब है कि I बराबर आप J डॉट A लिख सकते हैं। मतलब धारा घनत्व क्या है? धारा घनत्व एक सदिश राशि है, और यहाँ जो हम क्षेत्रफल भी ले रहे हैं वह क्षेत्रफल सदिश ले रहे हैं। तो क्षेत्रफल सदिश की यदि आप बात करें तो आप समझेंगे कि क्षेत्रफल सदिश का मान क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश की अगर परिमाप की बात करें तो क्षेत्रफल सदिश का परिमाप जो होता है वह क्षेत्रफल के बराबर ही होता है। मान लीजिए कि आपका जो बोर्ड है वह 50 मीटर स्क्वायर का है, तो 50 मीटर स्क्वायर उसका क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है। और यदि उसकी दिशा की बात करें तो बोर्ड से लंबवत जो भी दिशा होगी वही दिशा होगी क्षेत्रफल सदिश की। तो देखिए I जो है वह क्या है? वह अदिश राशि है जो कि दो वेक्टर धारा घनत्व एवं क्षेत्रफल सदिश, दो सदिशों धारा घनत्व एवं क्षेत्रफल सदिश के डॉट गुणनफल से आ रहा है। ठीक है। और हमें पता है कि यदि हम दो सदिशों का डॉट गुणन करते हैं तो डॉट गुणन में, सदिशों का डॉट गुणन में जो राशि आती है वह अदिश राशि ही होती है। तो जे धारा घनत्व जो कि क्या है? धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिसकी डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं क्षेत्रफल के साथ, तो हमारे पास एक अदिश राशि आ जा रही है धारा। यहाँ पर जो एक क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल सदिश है। क्षेत्रफल सदिश हमने पहले ही गॉस प्रमेय से पहले हमने एक क्षेत्रफल सदिश पढ़ा था, वही क्षेत्रफल सदिश का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो गया? रिपीट हो गया। अब यदि आप बोले कि धारा घनत्व जो है वह एक सदिश राशि है, तो सदिश राशियों का आपको यहाँ पर दिशा निर्धारण भी जरूरी है। जो भी आपकी सदिश राशि है उसका क्या जरूरी है? आपको दिशा निर्धारण जरूरी है। तो धारा घनत्व का भी कोई एक दिशा होता होगा। तो धारा घनत्व की जो दिशा है वह उस बिंदु पर धनावेश के चलने की दिशा होती है। जिस बिंदु पर भी आप धारा घनत्व की बात करेंगे उसी बिंदु पर जिस दिशा में धनावेश चलेगा उस दिशा को धारा घनत्व की दिशा बोलेंगे। मतलब धारा घनत्व की दिशा भी लगभग वही दिशा है जो आपकी क्या थी? वैद्युत धारा की दिशा थी। धारा घनत्व के एसआई मात्रक की बात करें तो यह धारा बटे क्षेत्रफल है, मतलब यह एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर है। एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर है। और यदि आप इसके विमीय सूत्र की बात करें तो यह AL-2 होगा। यदि आप इसके विमीय सूत्र की बात करें तो यह AL-2 होगा। तो धारा घनत्व के बारे में हमने यह देख लिया कि धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिस राशि की जो दिशा है वह दिशा क्या है? उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर हमें धारा घनत्व निकालना है उस बिंदु पर धनावेश की दिशा, धनावेश जिस दिशा में चलेगा उसकी दिशा, एवं हमारे पास जो एसआई मात्रक है वह एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इसी सूत्र पर आधारित एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न लिखिएगा। एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुने 10 के पावर 28 प्रति मीटर क्यूब है। एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुने 10 के पावर 28 प्रति मीटर क्यूब है। प्रति मीटर क्यूब है। तार में अनुगमन वेग 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तार में अनुगमन वेग 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। मतलब वीडी भी आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मतलब 0.01 मीटर प्रति सेकंड। तो अनुगमन वेग का मान भी दे दिया गया है। अब आपसे यहां पूछा जा रहा है कि तार में धारा घनत्व की गणना करें। तार में धारा घनत्व की गणना करें। तार में धारा घनत्व की गणना करें। देखिए, तो जिस धारा घनत्व की आप बात कर रहे हैं उसका सूत्र है हमारे पास J बराबर
I बटे A। लेकिन ना ही यहाँ धारा की बात की गई है, ना ही यहाँ पर क्षेत्रफल की बात की गई है, ना ही यहाँ धारा की बात की गई है, ना ही यहाँ क्षेत्रफल की बात की गई है। तो I का एक सूत्र अभी अभी हमने पढ़ा था NeVD, इसको हम I के जगह पे रख देंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा NeVD, जिसका N का मान आपको दिया हुआ है 2 गुने 10 के पावर 28, E का मान आपको दिया गया है 1 गुने 10 के पावर -19 एवं VD का मान भी आपको दिया गया है 1 गुने 10 के पावर -2 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां से यदि आप देखें तो यह आएगा 3.2 गुने 10 के पावर 7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का जो मान आएगा वह 3.2 गुने 10 के पावर 7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें कि हमें धारा घनत्व निकालना था, लेकिन ना ही धारा ना ही क्षेत्रफल की बात की गई थी। तो हमने क्या किया, हमने धारा का जो पहला अनुगमन वेग वाला सूत्र था NeAVD, वह NeAVD लगा दिया। तो धारा घनत्व का एक नया सूत्र भी हम यहाँ से लिख सकते हैं NeVD। एक और सूत्र हमारे पास धारा घनत्व का आ गया। यदि आपके पास क्या हो, अनुगमन वेग दिया हो, तो आप धारा घनत्व इस सूत्र से बतला सकते हैं। तो यह एक बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध पर आधारित था। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वह हमने वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच जो संबंध है उस पर आधारित प्रश्न किया था। तो आज की क्लास में पहले हमने वैद्युत चालक एवं कुचालक के बारे में पढ़ा और हमने यह अंतर देखा कि चालक और कुचालक के बीच में क्या अंतर होता है। फिर हमने वैद्युत धारा की बात की और यह बात किया कि वैद्युत धारा जो है वह अदिश राशि क्यों है। हालांकि इसके पास दिशा भी है, लेकिन यह अदिश राशि क्यों है। उसके बाद हमने अनुगमन वेग, श्रांति काल और धारा घनत्व की बात करी। आगे के क्लासेस में हमें ओम्स के नियम की पढ़ाई करनी है। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आगे की क्लास हम ओम्स के नियम से शुरू करेंगे।